आए। अब बिला किसी तमहीद के शहर औरंगाबाद में एक गूंजने वाली आवाज़, हबीब जालिब ने कभी कहा था कि और सब भूल गए हरफ़े सदाकत लिखना, और सब भूल गए हरफ़े सदाकत लिखना, रह गया काम अपना ही बगावत लिखना। तो एक ऐसी बगावत की उठने वाली आवाज़ जनाब जावेद कुरैशी साहब से मैं दरख्वास्त करता हूं कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। फैज़ ने कहा था बोल कि लब आज़ाद है तेरे। जनाब जावेद कुरैशी साहब, ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल कर दीजिए साहब। अस्सलामु अलैकुम। है अज़ीज़ तरीन साथियों और स्टेज पे तशरीफ़ फरमा आज की इस जलसे के सदर रेखाताई ठाकरे साहिबा, रियासती सदर वंचित बहुजन अगाड़ी साहब, जनाब फ़ारूक अहमद साहब रियासती तर्जुमान बहुजन वंचित अगाड़ी, जनाब सिद्धार्थ मोकड़े साहब, अशोक हिंगड़े साहब, डॉक्टर अवैस अब्बासी साहब, अज़ीज़ तरीन साथियों, काफ़ी दिनों के बाद जो है फिर किसी जलसे से ख़िताब करने का मौका मिल रहा है। मैं सबसे पहले तो जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। इसलिए शुक्रगुज़ार हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई मुसलमान लीडर ऐसा ना था जिसने जो है आज जो एक ट्रेंड चल रहा है ख़ास तौर से हिंदू कम्युनिटी के अंदर कि मुसलमानों को और मुसलमानों के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों को बहुत जल्दी जो है हिंदू कम्युनिटी अपना लीडर तस्लीम कर लेती है। तो ये सारी चीज़ें देखकर प्रकाश अंबेडकर साहब ने एक बिल पेश किया असेंबली के अंदर कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर कोई गुस्ताखी करता है तो उसको सज़ा दी जाए, उसके लिए सज़ा तय की जाए। तो मैं इसलिए सबसे ज़्यादा पहले जो है उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने ये पहल की कि असेंबली के अंदर एक बिल उन्होंने पेश किया और उसको अब देखते हैं कांग्रेस एनसीपी की सरकार है कि यहाँ पर वो सरकार जो है ये बिल को मंजूरी देती है या नहीं देती है, या इस पर क़ानून बनाती है या नहीं बनाती। क्योंकि मुसलमानों में जो है रिजर्वेशन इतना बड़ा इशू कभी भी नहीं रहा, उसके ऊपर बहुत सारे जलसे हुए, बड़े बड़े जुलूस निकाले गए, लेकिन अगर कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है उसको हम नहीं छोड़ने वाले भी। तो ये जो मुद्दा था ये हमारे यहाँ से निकलता था और यहाँ से निकलने के बाद फिर कुछ नहीं रहता था, क्योंकि वो जो शख्स जिसको अगर किसी मुसलमान ने भी ज़र्रा बराबर भी कोशिश की कि नबी को मशकूक करने की, वो खारिज इस्लाम हो जाता। इस्लाम में उसकी कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि इस्लाम के जो 3 पिल्लर है तौहीद, आखिरत और रिसालत, इसमें ज़र्रा बराबर भी कमी और पेशी हुई तो आप समझ लिए कि वो मुसलमान नहीं रहने वाला। तो यहाँ मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है और वंचित बहुजन अगाड़ी के इस मंच के ऊपर मुसलमान जमा हुए हैं और मैं अहमद जलील साहब को मुबारकबाद देता हूँ और ये कहता हूँ कि आपने जितने लोग जमा किए मेरे हिसाब से बहुत जमा किए। मैंने जब लोग जमा करने के लिए जब निकला था तो मेरे पास सिर्फ 4 लोग खड़े थे जो हमारी बात सुन रहे। तो बिल्कुल दिल शिकस्ता होने की ज़रूरत नहीं है।
4 लोग से हमने एक बड़ा ऐसा कारनामा अंजाम दिया यहाँ पर कि हमने एमएलए ला लिए, एमपी ला ली। लेकिन एमपी के ताल्लुक से तो मैं ये बोलूँगा कि एमपी ऐसी ही चुन के नहीं आ गया साहब औरंगाबाद शहर में। यहाँ पर असल में टॉपिक है मुसलमानों का सियासी, समाजी, तालीमी मुस्तकबिल क्या हो। तो हमने आज़ादी के बाद भी देखा कि आज़ादी के बाद मुसलमानों की काफ़ी तादाद जो है हमारी जो है गवर्नमेंट सर्विसेज में रहती थी। आज़ादी के बाद हम बहुत ज़्यादा लोग पढ़े लिखे रहते थे, लेकिन पिछले 35-40 सालों के अंदर हमारी ये नौबत आ गई कि हुकूमतों को हमारी जो है कमीशन बनाना पड़े हमारी हालात के ऊपर। और हुकूमतों ने कमीशन 35-40 साल में बना भी लिए। पूना पेट कमीशन बना लिए, सच्चर कमेटी बन गई, महमूदुर रहमान कमेटी बन गई, और पता नहीं क्या 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 कितने कमीशन बन गए। लेकिन जहाँ रिजर्वेशन की बात आई वो आज तक नहीं मिला। तो मेरा बोलने का मतलब ये था कि अब जो है ये जो सियासी हमारे को जो है ना, हम बड़ी तारीख रखने वाले लोग हैं साहब। मुसलमान बहुत बड़ी तारीख रखने वाले लोग हैं। आप चले जाइए उस दौर के अंदर जहाँ 313 हुआ करते थे और एक बड़े लश्कर पर हम गालिब आ जाते थे। तो हम बहुत बड़ी तारीख रखने वाले लोग हैं। आज भले ही हम कमज़ोर ज़रूर है, लेकिन हमारी जो तारीख है उससे हम अच्छी तरह वाकिफ़ है कि अगर हम कहीं लेथ मशीन का काम करते तो पूरी ईमानदारी से करते हैं, कहीं केले बेचने का काम करते हैं तो पूरी ईमानदारी से करते हैं, कहीं पान का ठेला लगाने का काम करते हैं तो पूरी ईमानदारी से करते हैं, और जितने छोटे छोटे काम करते हैं हम पूरी ईमानदारी से करते हैं। तो हमारी तारीख बहुत बड़ी तारीख के हामिल लोग हैं। हम जो है छोटे मोटे लोग नहीं हैं, रिजर्वेशन पे रोने वाले भी लोग नहीं हैं। लेकिन जो हालात है, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि हमको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन वो रिजर्वेशन क्यों नहीं मिल रहा। सियासी तौर से ताकत हासिल करने के लिए मुझे अच्छी तरीके यहाँ से शहर औरंगाबाद की ही मिसाल दूंगा, ज़्यादा लंबा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। एक आखिरी एमएलए हमारे मेरे ख्याल से अमानुल्लाह मोतीवाला हुआ करते थे। उसके बाद फिर कोई एमएलए चुन के नहीं आया। उसके बाद हम कारपोरेशन में ही गए और कारपोरेशन से ही जो कारपोरेटर्स थे वही मुसलमानों की नुमाइंदगी किया करते थे। मैं पहली मर्तबा कारपोरेटर बना तो कांग्रेस पार्टी से बना, दूसरी मर्तबा कारपोरेटर बना तो एनसीपी से बना। यही हमारे इर्द गिर्द यही जमातें रहती थी, और हम जो है सेकुलरिज्म के नाम पे इन्हीं जमातों को वोट देते थे, और ठीक देना भी चाहिए सेकुलरिज्म के नाम पे। लेकिन औरंगाबाद शहर के अंदर मुसलमानों की काफ़ी तादाद है। हम कम से कम 35 से 40% यहाँ आबाद हुआ करते हैं। उसके बाद हमने ये सोचा कि ये क्या हो रहा है। एक बार धुलिये का फसाद हो गया, 2008 में यहाँ पर धुलिये का फसाद हुआ, और मैं देख रहा था कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर खामोशी है, कहीं भी कुछ नहीं हो रहा। तो मैं जब कारपोरेटर था वहाँ पर कारपोरेशन के अंदर, मैंने मेरे मुस्लिम कारपोरेटर दोस्तों से कहा कि क्या तमाशा है यार। हमारे को अल्लाह के रसूल ने समझाया है कि किसी मुसलमान के नाखून पे भी अगर चोट लगती तो उसका पूरा बदन लर्जा जाता है। तो जब मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, मुसलमानों की औरतों की इज्जतों को पामाल किया जा रहा है और हम आवाज़ नहीं उठा रहे, तो लानत है हमारी ऐसी लीडरशिप के ऊपर कि हम कहीं से आवाज़ ही नहीं उठ रही है। तो हमने कोशिश की है कि हम यहाँ पर शहर में मुसलमान कारपोरेटर को एक जगह करें, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान कारपोरेटर्स को एक जगह करा, और उसमें 4 लोग ऐसे निकले जिन्होंने जो है कांग्रेस, हमने जब ये किया और हमने हुकूमत से नुमाइंदगी की। आर पाटिल साहब उस टाइम जो है होम मिनिस्टर हुआ करते थे, उनसे कहा कि कम से कम हैसियत के अंदर वो वहाँ के पुलिस कमिश्नर जो है या पुलिस के जो भी जिम्मेदार है उसको सस्पेंड किया जाए, सबसे कम हैसियत में। लेकिन हम पार्टी के होने के बावजूद भी हम एक मुसलमान थे, हमारी बात को नज़रअंदाज कर दिया गया। हमने उसका जवाब दिया, खामोश नहीं बैठे हम।
जैसा कि एनसीपी और कांग्रेस पार्टी के अंदर मुसलमान जाते तो उनकी खामोश हो जाते, लेकिन हम खामोश नहीं रहे। हमने इस शहर के अंदर ऐसा माहौल को तैयार किया, ऐसा जवाब दिया उनको कि एनसीपी के जितने 4 कारपोरेटर थे, यानी कारपोरेटर तो बहुत थे, 13 कारपोरेटर थे जब, और मुसलमान 25-30 कारपोरेटर थे, कोई ने अपनी पार्टी से इस्तीफा नहीं लिखा। 4 लोग तैयार हुए, उसके बीच में एक मैं था, एक मुजीब आलम शाह खान साहब थे, एक निसार खान साहब थे, और एक यास्मीन जो है हमारे यास्मीन अकरम साहिबा थी। ये 4 कारपोरेटरों ने, हमने जो है ये एनसीपी की पार्टी को भी छोड़ दिया और कारपोरेटरशिप से भी इस्तीफा दे दिया, और इंशाअल्लाह मुसलमानों ने फिर हमको सर पे उठाया और हमको फिर से चुना के लाया। तो ये चीज़ है। मैं जलीस साहब वंचित बहुजन अघाड़ी के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप करिए इंशाअल्लाह, और ये जितने लोग आपने जमा कर लिए यहाँ पर, ये बहुत है, और बढ़ेंगी गाड़ी आगे इंशाअल्लाह, आगे गाड़ी बढ़ेंगी, और इसलिए बढ़ेंगी कि पार्लियामेंट के इलेक्शन के अंदर मैं गवाह हूं, मेरे साथी यहां बैठे ये गवाह है इस बात के, और जो एहसान फरामोश है वो भी सुने कि क्यों एहसान फरामोशी ऐसी, क्या हो गया था कि ख्वाबों में कभी तुमने वो मनसब नहीं देखा, वो मनसब मुसलमान और दलित की इत्तेहाद ने तुमको बताया, और जब हमको कुछ देने का वक्त आया तो बार्गेनिंग, सौदेबाजी, ये कैसा मुमकिन है। और आपको याद होगा कि 2013 के अंदर यहां पर जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आई थी, और 2015 में जो असेंबली के इलेक्शन से, तो हमने ये कोशिश की कि दलितों को साथ में लिया जाएगा। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब कह रहे थे कि हम सिर्फ 2 ही सीटें लड़ाएंगे यहां पर। मैंने कहा साहब से कि हमने वो पश्चिम की सीट भी लड़ाना है साहब, और पश्चिम की सीट से हमने गंगाधर गाड़े साहब को खड़े किया। गंगाधर गाड़े साहब ने हमारे बीच में एक अड़ डाली कि मैं मजलिस के बैनर के नीचे इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। हमने किया, हम आपको सपोर्ट करेंगे। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन में उसको सपोर्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के 35,000 वोट तो उनको मिले, लेकिन वहां दलितों के वोट उनको ना मिल सके। लेकिन एक अच्छी तादाद में मुसलमानों ने वहां वोट डाला। ये नींद भी हम नहीं डाली यहां इस शहर में कि दलित मुसलमान इत्तेहाद हो, और वो इत्तेहाद ने यहां पर बहुत बड़ा कारनामा करके दिखाया। महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद एक वाहिद मिसाल है दलित और मुसलमानों के इत्तेहाद की, कि जिसने एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भेज दिया, और यहां का रेशो 2008-2009 में मैं भी असेंबली का इलेक्शन लड़ा, मुसलमानों के बीच में हम गिड़गिड़ा रहे थे। कांग्रेस एनसीपी हमको बहका रही थी कि तुम्हारा फिगर ही नहीं है, तुम्हारा नंबर ही नहीं है, तुम चुन के नहीं आ सकते, तो तुम फिर इलेक्शन क्यों लड़ रहे। सेकुलर पार्टी है, उसको चुन के आन दो। हमने हिम्मत की, जैसी जैसी लंगड़ी लूली आए। अब बिला किसी तमहीद के शहर औरंगाबाद में एक गूंजने वाली आवाज़, हबीब जालिब ने कभी कहा था कि और सब भूल गए हरफे सदाकत लिखना, और सब भूल गए हरफे सदाकत लिखना, रह गया काम अपना ही बगावत लिखना। तो एक ऐसी बगावत की उठने वाली आवाज़ जनाब जावेद कुरैशी साहब से मैं दरख्वास्त करता हूं कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। फैज़ ने कहा था बोल कि लब आज़ाद है तेरे। जनाब जावेद कुरैशी साहब, ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल कर दीजिए साहब।
अस्सलामु अलैकुम। है अज़ीज़ तरीन साथियों और स्टेज पे तशरीफ़ फरमा आज की इस जलसे के सदर रेखाताई ठाकरे साहिबा, रियासती सदर वंचित बहुजन अगाड़ी साहब, जनाब फ़ारूक अहमद साहब, रियासती तर्जुमान बहुजन वंचित अगाड़ी, जनाब सिद्धार्थ मोकड़े साहब, अशोक हिंगड़े साहब, डॉक्टर अवैस अब्बासी साहब, अज़ीज़ तरीन साथियों, काफ़ी दिनों के बाद जो है फिर किसी जलसे से ख़िताब करने का मौका मिल रहा है। मैं सबसे पहले तो जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। इसलिए शुक्रगुज़ार हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई मुसलमान लीडर ऐसा ना था जिसने जो है आज जो एक ट्रेंड चल रहा है ख़ास तौर से हिंदू कम्युनिटी के अंदर कि मुसलमानों को और मुसलमानों के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों को बहुत जल्दी जो है हिंदू कम्युनिटी अपना लीडर तस्लीम कर लेती है। तो ये सारी चीज़ें देखकर प्रकाश अंबेडकर साहब ने एक बिल पेश किया असेंबली के अंदर कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर कोई गुस्ताखी करता है तो उसको सज़ा दी जाए, उसके लिए सज़ा तय की जाए। तो मैं इसलिए सबसे ज़्यादा पहले जो है उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने ये पहल की कि असेंबली के अंदर एक बिल उन्होंने पेश किया और उसको अब देखते हैं कांग्रेस एनसीपी की सरकार है कि यहाँ पर वो सरकार जो है ये बिल को मंजूरी देती है या नहीं देती है, या इस पर क़ानून बनाती है या नहीं बनाती। क्योंकि मुसलमानों में जो है रिजर्वेशन इतना बड़ा इशू कभी भी नहीं रहा, उसके ऊपर बहुत सारे जलसे हुए, बड़े बड़े जुलूस निकाले गए, लेकिन अगर कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है उसको हम नहीं छोड़ने वाले भी। तो ये जो मुद्दा था ये हमारे यहाँ से निकलता था और यहाँ से निकलने के बाद फिर कुछ नहीं रहता था, क्योंकि वो जो शख्स जिसको अगर किसी मुसलमान ने भी ज़र्रा बराबर भी कोशिश की कि नबी को मशकूक करने की, वो खारिज इस्लाम हो जाता। इस्लाम में उसकी कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इस्लाम के जो 3 पिल्लर है तौहीद, आखिरत और रिसालत, इसमें ज़र्रा बराबर भी कमी और पेशी हुई तो आप समझ लिए कि वो मुसलमान नहीं रहने वाला। तो यहाँ मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है और वंचित बहुजन अगाड़ी के इस मंच के ऊपर मुसलमान जमा हुए हैं और मैं अहमद जलील साहब को मुबारकबाद देता हूँ और ये कहता हूँ कि आपने जितने लोग जमा किए मेरे हिसाब से बहुत जमा किए। मैंने जब लोग जमा करने के लिए जब निकला था तो मेरे पास सिर्फ 4 लोग खड़े थे जो हमारी बात सुन रहे थे। तो बिल्कुल दिल शिकस्ता होने की ज़रूरत नहीं है। 4 लोग से हमने एक बड़ा ऐसा कारनामा अंजाम दिया यहाँ पर कि हमने एमएलए ला लिए, एमपी ला लिए। लेकिन एमपी के ताल्लुक से तो मैं ये बोलूँगा कि एमपी ऐसी ही चुन के नहीं आ गया साहब औरंगाबाद शहर में। यहाँ पर असल में टॉपिक है मुसलमानों का सियासी, समाजी, तालीमी मुस्तकबिल क्या हो। तो हमने आज़ादी के बाद भी देखा कि आज़ादी के बाद मुसलमानों की काफ़ी तादाद जो है हमारी जो है गवर्नमेंट सर्विसेज में रहती थी। आज़ादी के बाद हम बहुत ज़्यादा लोग पढ़े लिखे रहते थे,
लेकिन पिछले 35-40 सालों के अंदर हमारी ये नौबत आ गई कि हुकूमतों को हमारी जो है कमीशन बनाना पड़े हमारी हालात के ऊपर, और हुकूमतों ने कमीशन 35-40 साल में बना भी लिए। पूना पेट कमीशन बना लिए, सच्चर कमेटी बन गई, महमूदुर रहमान कमेटी बन गई, और पता नहीं क्या 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 कितने कमीशन बन गए, लेकिन जहाँ रिजर्वेशन की बात आई वो आज तक नहीं मिला। तो मेरा बोलने का मतलब ये था कि अब जो है ये जो सियासी हमारे को जो है ना, हम बड़ी तारीख रखने वाले लोग हैं साहब। मुसलमान बहुत बड़ी तारीख रखने वाले लोग हैं। आप चले जाइए उस दौर के अंदर जहाँ 313 हुआ करते थे और एक बड़े लश्कर पर हम गालिब आ जाते थे। तो हम बहुत बड़ी तारीख रखने वाले लोग हैं। आज भले ही हम कमज़ोर ज़रूर है, लेकिन हमारी जो तारीख है उससे हम अच्छी तरह वाकिफ़ है कि अगर हम कहीं लेथ मशीन का काम करते तो पूरी ईमानदारी से करते हैं, कहीं केले बेचने का काम करते हैं तो पूरी ईमानदारी से करते हैं, कहीं पान का ठेला लगाने का काम करते हैं तो पूरी ईमानदारी से करते हैं, और जितने छोटे छोटे काम करते हैं हम पूरी ईमानदारी से करते हैं। तो हमारी तारीख बहुत बड़ी तारीख के हामिल लोग हैं हम जो है छोटे मोटे लोग नहीं है, रिजर्वेशन पे रोने वाले भी लोग नहीं हैं। लेकिन जो हालात है, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि हमको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन वो रिजर्वेशन क्यों नहीं मिल रहा? सियासी तौर से ताकत हासिल करने के लिए मुझे अच्छी तरीके यहाँ से शहर औरंगाबाद की ही मिसाल दूंगा, ज़्यादा लंबा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। एक आखिरी एमएलए हमारे मेरे ख्याल से अमानुल्लाह मोतीवाला हुआ करते थे, उसके बाद फिर कोई एमएलए चुन के नहीं आया। उसके बाद हम कारपोरेशन में ही गए और कारपोरेशन से ही जो कारपोरेटर्स थे वही मुसलमानों की नुमाइंदगी किया करते थे। मैं पहली मर्तबा कारपोरेटर बना तो कांग्रेस पार्टी से बना, दूसरी मर्तबा कारपोरेटर बना तो एनसीपी से बना। यही हमारे इर्द गिर्द यही जमातें रहती थी, और हम जो है सेकुलरिज्म के नाम पे इन्हीं जमातों को वोट देते थे, और ठीक देना भी चाहिए सेकुलरिज्म के नाम पे। लेकिन औरंगाबाद शहर के अंदर मुसलमानों की काफ़ी तादाद है, हम कम से कम 35 से 40% यहाँ आबाद हुआ करते हैं। उसके बाद हमने ये सोचा कि ये क्या हो रहा है। एक बार धुलिये का फसाद हो गया, 2008 में यहाँ पर धुलिये का फसाद हुआ, और मैं देख रहा था कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर खामोशी है, कहीं भी कुछ नहीं हो रहा। तो मैं जब कारपोरेटर था वहाँ पर कारपोरेशन के अंदर, मैंने मेरे मुस्लिम कारपोरेटर दोस्तों से कहा कि क्या तमाशा है यार, हमारे को अल्लाह के रसूल ने समझाया कि किसी मुसलमान के नाखून पे भी अगर चोट लगती तो उसका पूरा बदन लर्जा जाता है। तो जब मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, मुसलमानों की औरतों की इज्जतों को पामाल किया जा रहा है और हम आवाज नहीं उठा रहे, तो लानत है हमारी ऐसी लीडरशिप के ऊपर कि हम कहीं से आवाज ही नहीं उठ रही है। तो हमने कोशिश की है कि हम यहाँ पर शहर में मुसलमान कारपोरेटर को एक जगह करें, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान कारपोरेटर्स को एक जगह करा, और उसमें 4 लोग ऐसे निकले जिन्होंने जो है कांग्रेस, हमने जब ये किया और हमने हुकूमत से नुमाइंदगी की। आर पाटिल साहब उस टाइम जो है होम मिनिस्टर हुआ करते थे, उनसे कहा कि कम से कम हैसियत के अंदर वो वहाँ के पुलिस कमिश्नर जो है या पुलिस के जो भी जिम्मेदार है उसको सस्पेंड किया जाए, सबसे कम हैसियत में। लेकिन हम पार्टी के होने के बावजूद भी हम एक मुसलमान थे, हमारी बात को नज़रअंदाज कर दिया गया, हमने उसका जवाब दिया, खामोश नहीं बैठे हम। जैसा कि एनसीपी और कांग्रेस पार्टी के अंदर मुसलमान जाते तो उनकी खामोश हो जाते, लेकिन हम खामोश नहीं रहे। हमने इस शहर के अंदर ऐसा माहौल को तैयार किया, ऐसा जवाब दिया उनको कि एनसीपी के जितने 4 कारपोरेटर थे, यानी कारपोरेटर तो बहुत थे, 13 कारपोरेटर थे जब, और मुसलमान 25-30 कारपोरेटर थे, कोई ने अपनी पार्टी से इस्तीफा नहीं लिखा। 4 लोग तैयार हुए, उसके बीच में एक मैं था, एक मुजीब आलम शाह खान साहब थे, एक निसार खान साहब थे, और एक यास्मीन जो है हमारे यास्मीन अकरम साहिबा थी। ये 4 कारपोरेटरों ने हमने जो है ये एनसीपी की
पार्टी को भी छोड़ दिया और कारपोरेटरशिप से भी इस्तीफा दे दिया। और इंशाअल्लाह मुसलमानों ने फिर हमको सर पे उठाया और हमको फिर से चुना के लाया। तो ये चीज़ है। मैं जलीस साहब वंचित बहुजन अघाड़ी के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप करिए इंशाअल्लाह। और ये जितने लोग आपने जमा कर लिए यहाँ पर, ये बहुत है और बढ़ेंगी गाड़ी आगे इंशाअल्लाह, आगे गाड़ी बढ़ेंगी। और इसलिए बढ़ेंगी कि पार्लियामेंट के इलेक्शन के अंदर मैं गवाह हूं, मेरे साथी यहां बैठे ये गवाह है इस बात के, और जो एहसान फरामोश है वो भी सुने कि क्यों एहसान फरामोशी ऐसी, क्या हो गया था कि ख्वाबों में कभी तुमने वो मनसब नहीं देखा। वो मनसब मुसलमान और दलित की इत्तेहाद ने तुमको बताया। और जब हमको कुछ देने का वक्त आया तो बार्गेनिंग, सौदेबाजी, ये कैसा मुमकिन है। और आपको याद होगा कि 2013 के अंदर यहां पर जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आई थी और 2015 में जो असेंबली के इलेक्शन से, तो हमने ये कोशिश की कि दलितों को साथ में लिया जाएगा। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब कह रहे थे कि हम सिर्फ 2 ही सीटें लड़ाएंगे यहां पर। मैंने कहा साहब से कि हमने वो पश्चिम की सीट भी लड़ाना है साहब, और पश्चिम की सीट से हमने गंगाधर गाड़े साहब को खड़े किया। गंगाधर गाड़े साहब ने हमारे बीच में एक अड़ डाली कि मैं मजलिस के बैनर के नीचे इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। हमने किया, हम आपको सपोर्ट करेंगे। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन में उसको सपोर्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के 35,000 वोट तो उनको मिले, लेकिन वहां दलितों के वोट उनको ना मिल सके। लेकिन एक अच्छी तादाद में मुसलमानों ने वहां वोट डाला। ये नींद भी हम नहीं डाली यहां इस शहर में कि दलित मुसलमान इत्तेहाद हो, और वो इत्तेहाद ने यहां पर बहुत बड़ा कारनामा करके दिखाया। महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद एक वाहिद मिसाल है दलित और मुसलमानों के इत्तेहाद की, कि जिसने एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भेज दिया। और यहां का रेशो 2008-2009 में मैं भी असेंबली का इलेक्शन लड़ा, मुसलमानों के बीच में हम गिड़गिड़ा रहे थे। कांग्रेस एनसीपी हमको बहका रही थी कि तुम्हारा फिगर ही नहीं है, तुम्हारा नंबर ही नहीं है, तुम चुन के नहीं आ सकते, तो तुम फिर इलेक्शन क्यों लड़ रहे। सेकुलर पार्टी है, उसको चुन के आन दो। हमने हिम्मत की, जैसी जैसी लंगड़ी लूली टूटी पूठी जैसी थी, साजो सामान नहीं है तो साजो सामान नहीं है तो नहीं है। कि 313 के बीच में कोई साजो सामान था हमारे पास? था कुछ? अगर कुछ था तो ईमान था, ईमान, बाकी कुछ नहीं था। और उसी अल्लाह के भरोसे पे हमने 2009 में इलेक्शन लड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह इस टूटी बूटी हरकत में हमने 13,000 वोट हासिल करे। और उन लोगों को बताया कि तुम जो बोलते थे कि तुम्हारे 25-30 हजार वोट पड़ते थे, उस जमाने में हमने 150 वोट गिरा के बताए। ये तहरीक को हमने शुरू किया और 150,000 वोट गिरा के बताए। ठीक है, हमारे को कामयाबी नहीं मिली, मुसलमानों के जहन से सेकुलरिज्म का भूत नहीं निकला, वो सेकुलर बनने, सेकुलर पार्टीज को ही वोट देने के नाम निहाज सेकुलर पार्टीज काम आया तो आज तक लटका के बैठे, तुम्हारे रिजर्वेशन अभी तक नहीं दिए। और अभी मुसलमानों के बीच में बहुत सारे लोग रिजर्वेशन का बहुत डंका बजा रहे थे। हमने 2013 के अंदर
सबसे पहले जो है रिजर्वेशन का एक बड़ा जलसा लिया। वो रिजर्वेशन के जलसे में निहाल अहमद साहब थे, वो रिजर्वेशन के जलसे में असदुद्दीन अवैसी थे और बहुत सारे लोग थे वही रिजर्वेशन के जलसे में। और अब कुछ लोग रिजर्वेशन के ऊपर नाच रहे। मैं शाहरुख खान बोले, क्यों नाच रहे? कि अब कारपोरेशन के इलेक्शंस बहुत करीब है, तो ये तुम्हारे, अब मैं क्या बोलूं यार, मेरी जबान बहुत इधर उधर फिसलती, लेकिन यहाँ बहुत मोतेबर लोग बैठे हैं तो इसलिए जबान में फिसलना नहीं चाह रहा। तो जो लोग 2013 में रिजर्वेशन के ऊपर बात करने को आए, तो 2021 में फिर उनको रिजर्वेशन याद आया। 2021 में उनको फिर रिजर्वेशन याद आया। तो ये 8 साल आपने क्या उखाड़े? 8 साल ये रिजर्वेशन की मुहिम को क्यों बंद रखे? मैं फारूक साहब ताई आपको भरोसा दिलाता हूं, आज इस मंच से रिजर्वेशन की एक तहरीक शुरू होगी इंशाअल्लाह। और हम इंशाअल्लाह वंचित बहुजन आघाड़ी मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट के बैनर पे साथ में रिजर्वेशन की एक तहरीक शुरू करेंगे। और सिर्फ मुसलमानों के लिए लड़ना नहीं है, अभी कोर्ट ने ओबीसी का रिजर्वेशन को भी गारत कर दिया। अब वो ओबीसी का रिजर्वेशन भी नहीं है। मैं उन सारे ओबीसी के लोगों से कहता हूं कि वो इस वंचित बहुजन आघाड़ी के बैनर तले जमा हो जाए। इंशाअल्लाह मुसलमान भी साथ देगा, दलित भी साथ देगा, और वो हुकूमतें जिन्होंने रिजर्वेशन को जो है ओबीसी के रिजर्वेशन को खत्म किया, वो भी सुन ले कि आने वाले इलेक्शन के अंदर ओबीसी का जिक्र आ गया फारूक साहब, तो मुझे फिर पार्लियामेंट याद आ जाता, मेरे को फिर आगे पीछे जाना पड़ रहा। असेंबली का इलेक्शन था। खाली एक छोटा वाकया सुना के मैं अपनी बात को थोड़ा लपेट लेता हूं कि असेंबली का इलेक्शन था। यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और वंचित बहुजन आघाड़ी का अलायंस हो चुका था, और मैं भी जो है उस टाइम जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में था। मैंने देखा वो नज़ारा कि ऐसे लोग बीजेपी के, शिवसेना के ऐसे लोग ऐसा नंबर लगा के खड़े थे कि यार हमको वंचित का नहीं तो एमआईएम का टिकट दिला दो। वो मेरे बिल्कुल मेरा, मैं जैसा बेल्ट पकड़ रहा, मेरा शालर पकड़ के, और जहां जा रहा था ऐसे लोग कट्टर बीजेपी के, शिवसेना के लोग। तो आप अंदाजा करिए जनाब, मैं मुसलमानों से ज़्यादा मुखातिब हूँ इसमें, कि आप अंदाज़ा करिए कि मुसलमानों की तादाद, दलितों की तादाद, और इसमें कुछ परसेंट भी अगर ओबीसी शामिल हो जाए तो फिर महाराष्ट्र में क्या होगा। क्योंकि हमने एक प्रैक्टिकली नमूना यहां पेश किया। हमने देखा कि डॉक्टर प्रकाश अंबेडकर साहब के नाम के ऊपर, सिर्फ नाम के ऊपर, मैं उस इलेक्शन में था मौजूद, पार्लियामेंट के इलेक्शन में मैं जा रहा था। यहां ब्रिजवाड़ी का जिक्र करता हूं आपको, अफसर भी बैठे हुए वहां पे। ब्रिजवाड़ी के बूथों पे जब मैं गया, यानी वहां पूरी 100% दलित आबादी है। आप लोग गौर से सुनो मुसलमानों, और जब मैं गया तो वहां कोई दूसरी पार्टी का टेबल ही नहीं लगा हुआ था। अब इसको क्या कहेंगे, कोई दूसरी पार्टी का टेबल नहीं लगा हुआ था। और जब मैं वहां के लोगों से बात कर रहा था तो जनाब आप जाइए, आपका एरिया संभालिए, हमारे को मत देखिए, कहीं आपके लोग तो कांग्रेस को वोट नहीं दे दे रहे। तो ये जो ईमानदारी थी, ये सीखने जैसी थी। जिस ईमानदारी के साथ वंचित बहुजन आघाड़ी के लोगों ने हमको वोट दिया, और जिस बेईमानी के साथ तुमने उनके साथ धोखा किया, वो नाकाबिल कबूल, वो नाकाबिल कबूल है। ये धोखा नहीं चलेगा, और धोखा देने वाला एक दिन जो है ना बराबर जाता, बचता नहीं हो।
कुछ लोगों को बुरा लग रहा हुआ तो माजरत करता हूं। क्योंकि ये जो बातें मैं बोल रहा हूं, ये मैं प्रैक्टिकली जमीन पे घूम घूम के जब मैं देख रहा था तो वो नज़ारा मेरे नज़रों से आज निकल रहा, वो सारा वबाल मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या मंजर था वो। तुम जो है तसव्वुर ही नहीं कर सकते। मैं कन्नड़ गया, वही पार्लियामेंट के इलेक्शन के अंदर कन्नड़ गया, क्योंकि कुछ देहातों के अंदर 4-5 घर मुसलमानों के होते हैं। टूटी पूठी जैसी थी, साजो सामान नहीं है, तो साजो सामान नहीं है तो नहीं है कि 313 के बीच में कोई साजो सामान था हमारे पास? था कुछ? अगर कुछ था तो ईमान था, ईमान, बाकी कुछ नहीं था। और उसी अल्लाह के भरोसे पे हमने 2009 में इलेक्शन लड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह इस टूटी बूटी हरकत में हमने 13,000 वोट हासिल करे। और उन लोगों को बताया कि तुम जो बोलते थे कि तुम्हारे 25-30 हजार वोट पड़ते थे, उस जमाने में हमने 150 वोट गिरा के बताए। ये तहरीक को हमने शुरू किया और 150,000 वोट गिरा के बताए। ठीक है, हमारे को कामयाबी नहीं मिली, मुसलमानों के जहन से सेकुलरिज्म का भूत नहीं निकला, वो सेकुलर बनने, सेकुलर पार्टीज को ही वोट देने के नाम निहात सेकुलर पार्टीज काम आया तो आज तक लटका के बैठे, तुम्हारे को रिजर्वेशन अभी तक नहीं दिए। और अभी मुसलमानों के बीच में बहुत सारे लोग रिजर्वेशन का बहुत डंका बजा रहे थे। हमने 2013 के अंदर सबसे पहले जो है रिजर्वेशन का एक बड़ा जलसा लिया। वो रिजर्वेशन के जलसे में निहाल अहमद साहब थे, वो रिजर्वेशन के जलसे में असदुद्दीन अवैसी थे और बहुत सारे लोग थे वही रिजर्वेशन के जलसे में। और अब कुछ लोग रिजर्वेशन के ऊपर नाच रहे, मैं शाहरुख खान बोले। क्यों नाच रहे? कि अब कारपोरेशन के इलेक्शंस बहुत करीब है, तो ये तुम्हारे, अब मैं क्या बोलूं यार, मेरी जबान बहुत इधर उधर फिसलती, लेकिन यहां बहुत मोतेबर लोग बैठे हैं तो इसलिए जबान में फिसलना नहीं चाह रहा। तो जो लोग 2013 में रिजर्वेशन के ऊपर बात करने को आए, तो 2021 में फिर उनको रिजर्वेशन याद आया। 2021 में उनको फिर रिजर्वेशन याद आया। तो ये 8 साल आपने क्या उखाड़े? 8 साल ये रिजर्वेशन की मुहिम को क्यों बंद रखे? मैं फारूक साहब ताई आपको भरोसा दिलाता हूं, आज इस मंच से रिजर्वेशन की एक तहरीक शुरू होगी इंशाअल्लाह। और हम इंशाअल्लाह वंचित बहुजन आघाड़ी मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट के बैनर पे साथ में रिजर्वेशन की एक तहरीक शुरू करेंगे। और सिर्फ मुसलमानों के लिए लड़ना नहीं है, अभी कोर्ट ने ओबीसी का रिजर्वेशन को भी गारत कर दिया। अब वो ओबीसी का रिजर्वेशन भी नहीं है। मैं उन सारे ओबीसी के लोगों से कहता हूं कि वो इस वंचित बहुजन आघाड़ी के बैनर तले जमा हो जाए। इंशाअल्लाह मुसलमान भी साथ देगा, दलित भी साथ देगा। और वो हुकूमतें जिन्होंने रिजर्वेशन को जो है ओबीसी के रिजर्वेशन को खत्म किया, वो भी सुन ले कि आने वाले इलेक्शन के अंदर ओबीसी का जिक्र आ गया फारूक साहब, तो मुझे फिर पार्लियामेंट याद आ जाता, मेरे को फिर आगे पीछे जाना पड़ रहा। असेंबली का इलेक्शन था। खाली एक छोटा वाकया सुना के मैं अपनी बात को थोड़ा लपेट लेता हूं कि असेंबली का इलेक्शन था। यहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और वंचित बहुजन आघाड़ी का अलायंस हो चुका था। और मैं भी जो है उस टाइम जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में था। मैंने देखा वो नज़ारा कि ऐसे लोग बीजेपी के, शिवसेना के ऐसे लोग ऐसा नंबर लगा के खड़े थे कि यार हमको वंचित का नहीं तो एमआईएम का टिकट दिला दो। वो मेरे बिल्कुल मेरा, मैं जैसा बेल्ट पकड़ रहा, मेरा शालर पकड़ के, और जहां जा रहा था ऐसे लोग कट्टर बीजेपी के, शिवसेना के लोग
तो आप अंदाज़ा करिए जनाब, मैं मुसलमानों से ज़्यादा मुखातिब हूँ इसमें, कि आप अंदाज़ा करिए कि मुसलमानों की तादाद, दलितों की तादाद, और इसमें कुछ परसेंट भी अगर ओबीसी शामिल हो जाए तो फिर महाराष्ट्र में क्या होगा। क्योंकि हमने एक प्रैक्टिकली नमूना यहां पेश किया। हमने देखा कि डॉक्टर प्रकाश अंबेडकर साहब के नाम के ऊपर, सिर्फ नाम के ऊपर, मैं उस इलेक्शन में था मौजूद, पार्लियामेंट के इलेक्शन में मैं जा रहा था, यहां ब्रिजवाड़ी का जिक्र करता हूं आपको, अफसर भी बैठे हुए वहां पे। ब्रिजवाड़ी के बूथों पे जब मैं गया, यानी वहां पूरी 100% दलित आबादी है। आप लोग गौर से सुनो मुसलमानों, और जब मैं गया तो वहां कोई दूसरी पार्टी का टेबल ही नहीं लगा हुआ था। अब इसको क्या कहेंगे, कोई दूसरी पार्टी का टेबल नहीं लगा हुआ था। और जब मैं वहां के लोगों से बात कर रहा था तो जनाब आप जाइए, आपका एरिया संभालिए, हमारे को मत देखिए, कहीं आपके लोग तो कांग्रेस को वोट नहीं दे रहे। तो ये जो ईमानदारी थी, ये सीखने जैसी थी। जिस ईमानदारी के साथ वंचित बहुजन अघाड़ी के लोगों ने हमको वोट दिया, और जिस बेईमानी के साथ तुमने उनके साथ धोखा किया, वो नाकाबिल कबूल, वो नाकाबिल कबूल है। ये धोखा नहीं चलेगा। और धोखा देने वाला एक दिन जो है ना बराबर जाता, बचता नहीं हो। कुछ लोगों को बुरा लग रहा हूं तो माजरत करता हूं। क्योंकि ये जो बातें मैं बोल रहा हूं, ये मैं प्रैक्टिकली जमीन पे घूम घूम के जब मैं देख रहा था तो वो नज़ारा मेरे नज़रों से आज निकल रहा, वो सारा वबाल मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या मंजर था वो, तुम जो है तसव्वुर ही नहीं कर सकते। मैं कन्नड़ गया, वही पार्लियामेंट के इलेक्शन के अंदर कन्नड़ गया, क्योंकि कुछ देहातों के अंदर 4-5 घर मुसलमानों के होते हैं, तंकोट मार। ये बेनिफिट आप सोच सकते क्या, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। इस अलायंस को मुसलमानों में भी और दलितों में भी जितनी इज्जत की नजर से देखा गया था, अब ये अलायंस तोड़ने वाला कौन, वंचित बहुजन अघाड़ी है या वो लोग हैं? ये अलायंस को किसने तोड़ा? मैंने फारूक साहब का पिछले महीने जो एक इंटरव्यू देखा यहाँ औरंगाबाद के अंदर, कि मैं चैलेंज करता हूं वो साहब को, यहाँ के खासदार साहब को, कि वो आए मेरे साथ आमने सामने बात करे कि अलायंस किसने तोड़ा। तो ये चैलेंज करने वाला शख्स यहां मौजूद है, बैठा हुआ है। ये चैलेंज करने वाला शख्स मौजूद है, और अगर उनके अंदर हिम्मत होगी, उनके अंदर ईमान होगा, तो वो इस चैलेंज को कबूल करेंगे और दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं मुसलमानों, आपके पास आज भी इस 2 हलके के अंदर नंबर नहीं है। आप भले ही 80,000 वोट ले लो, आप भले ही 70,000 वोट ले लो, लेकिन आपके पास नंबर नहीं है। जब तक वंचित बहुजन अघाड़ी मुसलमानों के पीठ के पीछे खड़े नहीं रहेंगी, औरंगाबाद शहर की बात कर रहा हूं, इस 2 हलके में आप जीत नहीं सकेंगे। इस 2 हलके में आप जीत नहीं सकेंगे। और ये मामलों में मैं जरा थोड़ा सा, मेरे को एक्सपर्ट बोलो या माहिर बोलो है, और जो बातें मैंने पेशन गोई के तहत मुसलमानों से कही थी 2008 से 2009 से, वो सारी आज सही साबित होगी। अच्छा, वो उन लोगों को कहता है कि अल्लाह मियाँ ने अगर नवाजा है, कुछ दिया है, तो उसका पासो लिहाज रखो।
ये ना हो कि कांग्रेस वाला आ रहा बोले उम्मीदवार मत डालो, ठीक है क़िबला नहीं डालते उम्मीदवार, थैली अंदर। ये ना हो कि बीजेपी वाला आ रहा, मालक उम्मीदवार डालो, ठीक है उम्मीदवार डाले अंदर, भले ही वहां मुसलमानों की तादाद 15,000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो। मेरी आदत है, मैं जरा बोलता हूं तो बहुत डंके की चोट पे बोलता हूं, फिर सामने वाला कितना भी बड़ा बालजी क्यों ना हो जाए, कोई भी, क्योंकि मुझे सिखाया गया है कि किसी से अगर हिसाब लेने का है तो डंके की चोट पे लेने का है। मेरे मजहब की तालीम है कि किसी से हिसाब पूछने का है तो डंके की चोट पे पूछने का है। वो वाकया, मौलाना लोग भी यहां पर मौजूद है, वो वाकया हमको याद नहीं है हजरत उमर का, कि हजरत उमर ने दो कपड़े पहन के तैबंद बांध के आ गए। तैयब साहब बराबर बोल रहा हूं, तैबंद बांध के आ गए, एक बुढ़िया ने पकड़ लिया हजरत उमर को, वक्त का खलीफा जिसके आने से सारे लोग लर्जा जाते थे, वक्त का खलीफा, आप अंदाजा करो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने, अंदाजा करो। उसको एक खातून ने पकड़ लिया, बोले अमीरुल मोमिनीन बताइए, आपको तो बैतुल माल में से एक ही मिला था कपड़ा, ये दूसरा कहां से आया? आप ये दूसरा कहां से आया बताइए। मौलाना लोग गलत जा रहा हूं, बताइए आप। हजरत उमर ने बड़े फख्र से कहा कि मुझे फख्र है उस खातून के ऊपर कि जो मेरा गिरेबान पकड़ने की भी ताकत रखती है। और वक्त के खलीफा से पूछा गया, वक्त के खलीफा ने कहा कि एक कपड़ा जो है मुझे मिला था और एक कपड़ा मेरे लड़के को मिला था, एक कपड़े से मेरा ड्रेस बनता नहीं था, दूसरा कपड़ा लड़के का लेकर मैंने मेरे कपड़े बनाए। ये आजकल के लीडरों को पूछे कहां से लाए, तू कौन होता रे, बोले मसल के रख डालूंगा, तू कौन होता बोले पूछने वाला। नहीं नहीं, जब आप अवामी नुमाइंदे हैं तो अवामी नुमाइंदे को चुन के लाने वाली अवाम है, और अवाम जब कोई सवाल करती है, भले ही तुम्हारी नफ्स के ऊपर गिरा जाए हो, लेकिन जब अवाम सवाल करती है तो अवाम का जवाब देना चाहिए। कितना ही तुम्हारा गुनाह खान, मैंने देखा यहाँ पे, वो जान दो यार क्या बोलूँ, मेरे को बहुत बोलने का था लेकिन अब मैं ज़्यादा नहीं बोलता। लेकिन मैं, फारूक साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि इस रिजर्वेशन की मुहिम का मैंने जो आपसे जिक्र किया है, ये रिजर्वेशन की मुहिम इस औरंगाबाद शहर से पूरे महाराष्ट्र में चली, और सिर्फ औरंगाबाद शहर के हद तक नहीं, पूरे महाराष्ट्र में इसका डंका बजेगा। और हम रिजर्वेशन के हक में हैं, वो ओबीसी का रिजर्वेशन हो, मुसलमानों का रिजर्वेशन हो, मराठों का रिजर्वेशन, हम हर उस मजलूम के साथ में हैं जो तकलीफ में। तो लिहाजा मैं अपनी आखिरी बात ख़त्म करता हूँ और मुसलमानों से ये गुजारिश करता हूँ, यहाँ जो मौजूद है उनसे भी, और जो मौजूद नहीं है, अगर मेरी बात उन तक पहुँच रही है तो वो ये सुन ले कि अगर सियासत में हमको हमारा वज़न बढ़ाना है तो खाली हम हमारे बलबूते अपने वज़न को बढ़ा नहीं सकते। हमको चाहिए कि हमारे को जो है कुछ कौमों का सपोर्ट मिले, और वो कौम जिसके पास जो है ईमानदारी हो, वो कौम, और जिसने तुमको आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया। आज मैं बोलता पूरे महाराष्ट्र में नहीं, पूरे इंडिया के अंदर औरंगाबाद शहर की ये मिसाल है। इस मिसाल को कायम करने के लिए मुसलमान अब क्या कदम उठा सकते हैं? मैंने आपको फिगर बता दिया हूं जनाब कि यहां पर ये दो कौमों का अगर मिलान होगा, ये दो कौमें अगर मिलेंगी तो यहां से आप आपके एमएलए भेज सकते हैं।
वो सेंट्रल का हल्का हो या आपके जो है पूर्व का हल्का हो, ये दो हल्के औरंगाबाद मुसलमानों के ऐसे हैं जब मुसलमानों की काफ़ी तादाद है, 35-40% मुसलमान यहाँ पर आबाद हो सकते। अब अगर तुम्हारे को यहाँ पर एमएलए बनना है तो तुमको जो है ये जो सपोर्टिंग वोट आपको ईमानदारी से पार्लियामेंट में मिला था, ये सपोर्टिंग वोट कैसा मिलता उसकी फिक्र करने की ज़रूरत है। अगर तुमको ये लगता कि वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ जाने में भलाई है और वो आवाज हमारी उठा रही है और वो खाली रिजर्वेशन की आवाज मुसलमानों की नहीं उठा रही है, तुम्हारे अकायद के जो मसाइल है उनको भी फेस कर रही है, ये क्या कम बड़ी बात है कि तुम्हारे नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों को सजा दिलाने के लिए सबसे पहल करने वाला, सबसे ज्यादा पहल करने वाला कोई शख्स था तो वो प्रकाश अंबेडकर था। ये क्या कम बड़ी बात है? ये बहुत बड़ी बात है। और मैं आज आपको कह रहा हूं कि वो शख्स के ऊपर मैं फिदा हो गया। फिदा होने की वजह मेरी नबी की शान में कोई गुस्ताखी करता है और मैं खामोश तमाशाई है तो वो अपने ईमान को टटोल ले कि क्या उसका ईमान है। और प्रकाश अंबेडकर साहब ने जो पहल की है, मैं उनको भरोसा दिलाता हूं कि आज से रिजर्वेशन की मुहिम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो गुस्ताखाना हरकतें ये लोग कर रहे हैं, उन सबको हम इन दो कम्युनिटी, दो कौमों के बीच में, दो कौमों को मिलाकर उनसे लड़ाई लड़ेंगे। लड़ाई लड़ना है आपको, बैठना नहीं है खामोश, उठना है आपको। कब तक खामोश रहेंगे? खाली वोट देके जिम्मेदारी खत्म नहीं होती, सबको उठना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि मुसलमानों को ये दो कौमों को एक जगह लाने में सबसे ज्यादा काम करना पड़ेगा। मैं आज वादा करता हूं इन लोगों से कि ये दो कम्युनिटी को एक जगह लाने में सबसे ज्यादा अगर कोई रोल अदा करेगा तो मैं आज वादा करता हूं मैं आप लोगों के साथ में। क्योंकि अकेले चलोगे तो मॉब लिंचिंग के शिकार हो जाओगे। मैं कोई डराने वाली बात नहीं करना, डरने वाली कौम नहीं है हम, तो डराने वाली बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन तुमको लेके चलना पड़ेगा बहुत सारे लोगों को। और मैं फिर कह रहा हूं आपको कि अगर ये दो कौमें एक जगह आ गई तो ये जो 33% ओबीसी है, मैं समझता हूं किबला 33% नहीं है। ये रिजर्वेशन रोकने की एक वजह ही है कि हमारा सही फिगर नहीं लाना। मैं समझता हूं 40% से ऊपर ओबीसी यहां पर हो गए, ओबीसी यहां पर हो गए। और अगर ये 40% ओबीसी का फिगर सामने आ जाता है तो फिर हुकूमत से हमारी मांगे बढ़ जाती है। और यही डर हुकूमतों को सता रहा है, यही डर हुकूमतों को सता रहा है कि हमने अगर कहीं जनगणना हुई नहीं, उसकी वजह से अगर हो गई ओबीसी का फिगर दूसरी कौमों से ज्यादा निकल गया तो हर पार्टी को जो है उनको नुमाइंदगी देने की जरूरत पड़ेगी। और वो हर पार्टी ये चाह रही कि जो है, मैं 33% मराठा है बोलते, सही बोल रहा हूँ, 33% मराठा कम्युनिटी है बोलते हैं, वो ठीक है। 288 में से 182 एमएलए है कि नहीं है? और अगर 40% ओबीसी है तो कितने होना? और 14% मुसलमान है तो 14% मुसलमानों कितने एमएलए होना? 7, 8, 40 और 40 कैसा होंगे? मुंह का खेल है। 40 होने को बहुत मेहनत करना पड़ेगी। वोट डाल के बैठ जा रहे घर में तो 40 एमएलए होंगे तुम्हारे? नहीं, तुमको दूसरी कौमों को जोड़ना पड़ेगा, तुमको दलितों को साथ में लेना पड़ेगा, तुमको ओबीसी को साथ में लेना पड़ेगा, तुमको दूसरे जितने दबे कुशे तबके हैं इनको साथ में लेना पड़ेगा। और फिर यहीं जाके तुम्हारी गाड़ी भागेगी। और गाड़ी भगाना है अगर
तो सियासत के ये जो गुण मैं आपको बताया हूं, यही करना पड़ेगा। इसके बाकी कुछ नहीं। एक आधी ला लो, खुश हो जाओ और चलते फिरते नजर आओ, ऐसा नहीं। अब बड़ा ही गेम खेलने का है और बड़ा गेम खेलेंगे इंशाअल्लाह। पूरे महाराष्ट्र में बड़ा गेम खेलेंगे और हम कोशिश ये करेंगे पूरी कि ये दो कौमें एक जगह आ जाए, तीसरी कौम ऑटोमेटिक तुम्हारे पास आएगी। खुदा हाफिज।